नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नई दुल्हन ने शादी में की सास ननद की आवभगत। तू ये चाय बनाई है या कड़वा जहर? गंगा जी ने चाय थूकते हुए झल्ला कर कहा। पीते ही उल्टी हो जाए। फिर ऊंची आवाज में चिल्लाई, किरण बहू दोबारा चाय बना। कहाँ मर गई है तू? कान में आवाज नहीं जाती क्या तेरे? 10 मिनट बीत गए, लेकिन चाय लेकर जब किरण नहीं पहुंची, गुस्से में तमतमाई हुई गंगा जी खुद किरण के कमरे में जा पहुंची और बिना कुछ पूछे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कब से आवाज दे रही हूँ और तू यहाँ इस मनहूस के साथ बैठी है? किरण की 5 साल की बेटी रात से तेज बुखार में तप रही थी। वह उसके माथे पर पट्टी रख रही थी। डर और दर्द से बच्ची करा रही थी। किरण ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, बच्ची को बुखार है। गंगा जी ने तिरस्कार से पोती के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोली, अरे जरा सा शरीर गर्म क्या हो गया? तुम लोगों ने उसे बुखार का नाम दे दिया। आजकल की बहुएं तो बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर काम से मुंह मोड़ लेती हैं। यही संस्कार सीख लेकर आई हो मायके से क्या? जब बड़े आवाज लगाए तो अनसुना कर दो। किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ। काफी देर से बुखार है, इनका इंतजार कर रही हूँ। यह सुनते ही गंगा जी ताना मारते बोली, हाँ हाँ, पैसे उड़ाने में तो तुम बहुओं को बड़ा मजा आता है। किरण सास के डर से रसोई की ओर चाय बनाने ही जा रही थी, तभी उसकी ननद काजल शॉपिंग करके घर लौट आई। काजल ने अंदर आते ही कराहते हुए कहा, माँ, पता नहीं क्यों आज पूरे बदन में दर्द हो रहा है। अरे बेटी, लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। जब भी तू बाहर जाती है तो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर घूरती रहती है। तेरी भाभी उसी की नजर लगी होगी, मनोज की। गंगा जी तुरंत पिघल गई। बेटी का माथा छूकर बोली, हाय मेरी बच्ची, देख तो माथा भी गर्म हो गया है। फिर किरण की ओर पलटकर हुक्म दिया, बहू एक काम कर, मेरी बेटी के लिए चाय बना दे स्पेशल। नहीं नहीं, चाय के साथ साथ गरम गरम पकौड़ियाँ भी बना। और हाँ, बेटे रोहित के लिए भी बना देना, ऑफिस से आता ही होगा। किरण कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के मारे चुप रही। वह जल्दी जल्दी चाय चढ़ाने लगी और साथ ही पकौड़ियाँ भी तलने लगी। थोड़ी देर बाद सब ड्राइंग रूम में पहुंचे तो सासू माँ फिर बोल पड़ी, देख रही है, मेरी बेटी का तो हाथ पाँव में बहुत दर्द है। जा जल्दी से इसके हाथ पैर दबा दे। किरण ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, गुड़िया की तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है। पर गंगा जी ने बात काट दी, पहले मेरी बेटी की देखभाल कर। उसकी हालत देखी है, बेचारी कितनी सूख गई है। कहते हुए वो अपनी बेटी के माथे पर बाम लगाने लगी। चाय पीना तो भूल ही गई। काजल भी नखरे से बोली, हाँ भाभी, जल्दी से मेरे पैरों की मालिश करो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं पकौड़ी खा रही हूँ ना। किरण की आंखें भर आई। एक तरफ बीमार बेटी और दूसरी तरफ सास ननद की बेरुखी और हुक्म। तभी दरवाजे की घंटी बजी। किरण ने भागकर दरवाजा खोला तो सामने उसका पति रोहित खड़ा था। किरण ने घबराई हुई आवाज में कहा, अच्छा हुआ आप आ गए जी, गुड़िया का बुखार उतर ही नहीं रहा है। चलिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं। लेकिन रोहित का मूड अचानक बिगड़ गया। झुंझलाकर बोला, तुम तो पूरे दिन बैठकर खा पीकर आराम कर चुकी हो, बेवजह हंगामा मचाए जा रही हो। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, तुम्हें मेरी थकान नहीं दिखती? इतने में सास बीच में कूद पड़ी, अरे बेटा, बहू का बस चले तो तुझे ऑफिस ही न जाने दे, पैसे एक भी न कमाए और आजकल बहुत ज्यादा उछलने लगी है। जरा इसका ठीक से इलाज कर, समझा दे से। थोड़े से बुखार पर सुबह से आसमान सिर पर उठा रखा है। रोहित ने भी ऊंची आवाज में कहा, जाओ जल्दी से मेरे लिए नाश्ता ले आओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यह कहकर वह ड्राइंग रूम में जाकर माँ और बहन के साथ बैठकर टीवी देखने लगा। उधर किरण चुपचाप कमरे में गई। उसने अपनी बेटी के माथे पर फिर से ठंडी पट्टी रखी। बच्ची बुखार में तप रही थी,
आंखें बुझी बुझी थी। किरण का दिल भर आया। वह मन ही मन सोचने लगी, कोई पिता अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन कमरे में उसकी सिसकियों को सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक किरण चीख पड़ी, अरे देखिए ना, गुड़िया कुछ बोल ही नहीं रही है, आंख भी नहीं खोल रही है, क्या हो गया इसे? उसकी चीख सुनकर सासू माँ गंगा जी ताना मारते बोली, इसका तो हर समय का नाटक है, तू आराम से बैठ, कुछ नहीं हुआ इसे। लेकिन किरण बदहवास हो चुकी थी। वो दौड़ते हुए आई, नहीं नहीं मम्मी जी, आइए ना, देखिए इसे। रोहित भी झुंझलाकर कमरे की ओर भागा। जैसे उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी, उसके कदम लड़खड़ा गए। बच्ची का शरीर ढीला पड़ चुका था, सांसें बहुत हल्की चल रही थी। अब देर करने का सवाल ही नहीं था। रोहित बच्ची को गोद में उठाकर भागते भागते अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने जांच करते ही सख्त लहजे में कहा, आप लोगों को जरा भी अंदाजा है हालत कितनी गंभीर है। बच्ची के बुखार उसके दिमाग तक पहुंच चुका है। अब हम कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। यह सुनते ही किरण जमीन पर बैठ गई। रोते रोते उसने रोहित की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, आप कह रहे थे ना कि मर नहीं जाएगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपका घर छोड़ दूंगी, चाहे सड़क पर भीख मांग कर खाना खाना ही न पड़ जाए, लेकिन उस घर में एक कदम भी नहीं रखूंगी। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ी। रोहित की आंखें जमीन में शर्म के मारे गड़ गई, मगर जब तक बुखार नहीं उतरता तब आईसीयू में ही रहेगी, डॉक्टर यह कहकर चले गए। किरण फूट फूट कर चिल्ला उठी। एक माँ कब से तड़प तड़प कर गिड़गिड़ा रही थी कि बच्ची को डॉक्टर के पास ले चलो, और आप लोगों को पकौड़ियाँ खाने की पड़ी थी। मेरे मुंह से तो निवाला नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये हालत आपकी लापरवाही की देन है। हर एक मिनट की देरी मेरी बच्ची की जान पर भारी पड़ी है। तभी रोहित की मोबाइल पर फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था माँ। गंगा जी की कर्कश आवाज गुजी, बेटा अब क्या अस्पताल में ही रात बिताएगा? उस मनहूस ने तुझे वहां पहुंचा दिया, चल घर आ जा, छोड़ दे अपनी बीवी को उसके पास। तेरे लिए तेरे पसंद का खाना बना दिया है। रोहित का सब्र टूट गया। आंखों में आंसू लिए वो चीख पड़ा, माँ मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आपको खाने की पड़ी है। आप लोग आराम से खाइए, जिसे भूख हो वो खाए। जब मेरी बेटी तड़प रही थी तब पकौड़ियाँ ज्यादा जरूरी थी। आज अगर उसे कुछ हो गया तो याद रखना। फोन कट गया। किरण रोए जा रही थी। खैर, एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने गुड़िया को अस्पताल से छुट्टी दे दी। बच्ची जब घर लौटी तब जाकर रोहित और किरण की सांसों में जान आई। रोहित में अब साफ साफ बदलाव दिखने लगा था। वह ऑफिस से लौटकर सीधे गुड़िया के पास बैठ जाता, उसके साथ खेलता, उसे गोद में उठाकर हंसाने की कोशिश करता। कभी रंग बिरंगे खिलौने लाता तो कभी चॉकलेट और टॉफियाँ। वह किरण से भी पहले की तरह व्यवहार नहीं करता, उससे अब बातें करता, हाल चाल पूछता। यह सब देखकर गंगा जी और उनकी बेटी काजल की आंखें फटी की फटी रह गई। काजल तिरस्कार से बोली, माँ देख रही हो कैसे उस मनहूस की लड़की पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। भाई को क्या हो गया है? एक दिन जब रोहित ऑफिस चला गया, गंगा जी किरण के कमरे में आ पहुंची। खिलौनों की ओर इशारा करते हुए बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है, इतना खिलौना क्यों? किरण ने संयम से कहा, माँ जी अपनी बेटी के लिए तो ला रहे हैं, उसकी तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, मन बहलेगा उसका। गंगा जी भड़क उठी, चॉकलेट टॉफी खिलौनों पर पैसे उड़ाओगी? अभी मुझे अपनी काजल की शादी भी करनी है, अच्छे घर में करनी है, खर्चा लगेगा, समझी? अपनी बेटी पर ऐसे पैसे बर्बाद मत किया कर। फिर हुक्म देते बोली, जा छत पर मिर्चें सुखा। पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है तूने कि मेरा बेटा अब मेरी सुनता ही नहीं। पहले ऑफिस से आकर मेरे कमरे में बैठा रहता था, मुझसे बातें करता था, अब देख हर समय तेरी बेटी के पास मंडराता रहता है। काजल भी ताना मारती बोली, माँ
मुझे तो पूरा यकीन है ये कुछ उल्टा सीधा पढ़ाती है हमारे खिलाफ। ऊपर से भोली बनने का नाटक करती है। किरण का खून खौल उठा था। उसका जी चाहा कि पलटकर करारा जवाब दे दे, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी अगर उसने एक शब्द भी ज्यादा बोल दिया तो माँ बेटी मिलकर उस पर हाथ उठा देंगी। गंगा जी को तो बात बात पर बहू पर हाथ उठाने की आदत थी। इसीलिए किरण ने अपने गुस्से को भीतर ही भीतर निगल लिया। वह चुपचाप सब सुनती रही। गुस्से में गंगा जी ने बुढ़िया के खिलौनों को पैरों से कुचलकर तोड़ दिया। बुढ़िया अपने खिलौनों को टूटा देखकर रोने लगी। किरण बोली, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? तू हट मेरे रास्ते से, कहकर उसे धक्का मार दिया। याद रख, अगर अब खिलौने पर पैसे बर्बाद हुए ना तो ऐसे ही मैं तोड़ूंगी। सारे पैसे बचा कर रखने हैं, बेटी की शादी में खर्च करूंगी। उनकी आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। किरण कुछ बोल न सकी। वो अपनी रोती हुई बेटी को सीने से लगाए खड़ी रह गई। भाभी, बेटी पर ज्यादा प्यार मत लुटाओ। मेरे पसंदीदा पाव भाजी बनाओ, समझी? मुझे जोरों की भूख लगी है। ये दाल रोटी उबला खाना वगैरह मैं नहीं खाने वाली। किरण तो किचन में चली गई, पर उसी वक्त गंगा जी का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर उनके छोटे बेटे मोहित का नाम चमक रहा था, जो विदेश में रहता था। फोन उठाते ही मोहित ने कहा, माँ मैंने शादी कर ली है। गंगा जी एक पल को चुप रह गई। शादी? किससे? उन्होंने हड़बड़ाकर पूछा। उधर से आवाज आई, एक विदेशी लड़की से। माँ मैं बहुत जल्दी आऊंगा, फिर सब बताऊंगा उसके बारे में। यह सुनते ही गंगा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गुस्से में फोन पटक दिया। वह माथा पीटते हुए विलाप करने लगी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं तो दहेज के सपने देख रही थी। पड़ोसन मिसेस शर्मा ने एक लड़की बताई थी, कह रही थी खूब माल मिलेगा, गहने नगद सब आएगा। अब तो कुछ हाथ ही नहीं आएगा, सब कुछ पानी में चला गया। पहले बड़ी बहू के बाप ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। गंगा जी करवाहट से बोली, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया, हम तो यूं ही लुट गए। बड़ी मुश्किल से तो बारात रुकवाने की धमकी देनी पड़ी थी, तब जाकर मंडप में उसके बाप ने इधर उधर से उधार मांगकर 1 लाख रुपए नकद दिए थे, और हमारे नसीब में बस एक सोने की अंगूठी ही आई थी। वो आंखें सिकोड़ कर बोली, इतना कंजूस आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। देने के नाम पर जान निकल जाती थी इसके बाप की। ऊपर से उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। वादों का बोझ छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। काजल ने धीरे से कहा, माँ भाभी तो कोई दहेज लेकर आई ही नहीं, उल्टा घर में लड़की पैदा कर दी। जात बिरादरी में लोग पूछते हैं कि क्या हुआ था। मुझे बताते हुए भी शर्म आती है कि लड़की हुई है। अगर पोता होता ना तो बात ही अलग होती। तू सच कह रही है काजल, गंगा जी बोली। मैं तो बड़े बड़े दावते देती, ढोल नगाड़े बजवाती, लेकिन अब क्या करे। ऊपर से छोटे बेटे ने भी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। पर माँ वो तो विदेश की लड़की है, सुंदर होगी, पढ़ी लिखी होगी, लाख गुना अच्छी होगी। ये तो बस इस मनहूस ने घर में कदम रखते ही अशुभता ही फैलाई है। यह शब्द किरण के सीने में किसी नुकीले कांटे की तरह चुभ रहा था। उसके अपना भाई तो कब के सारी संपत्ति बेचकर विदेश जा बसा था। जाते जाते उसने उससे हर रिश्ता भी तोड़ लिया था। अब न कोई मायका था उसका, न कोई सहारा जिसे वो अपने मन का दुख बांट सके। ऊपर से पिता भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, जिस कंधे पर सिर रख कर वह कभी रो सकती थी। ऐसी हालत में बेचारी किससे अपना दर्द कहती, किसके सामने अपने आंसू बहाती। शाम को जब रोहित ऑफिस से घर लौटा तो काजल खुशी से उछलती ही उसके पास आई। भैया पता है, छोटे भैया ने विदेशी लड़की से शादी कर ली है। यह सुनते ही रोहित का चेहरा खिल उठा। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। काजल और ज्यादा चहक उठी। अब तो नई भाभी के स्वागत की जोरदार तैयारी करनी पड़ेगी। पार्टी देंगी, खूब धूमधाम होगी। रोहित हंसते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा मौका बार बार थोड़े ना आता है।
उसी वक्त दरवाजे के पास किरण चुपचाप खड़ी यह सब सुन रही थी। उसके मन में एक टीस उठी, मुझे भाभी कहने में इन्हें शर्म आती है और विदेशी भाभी के लिए देखो कितनी खुशियां छलक रही हैं। उसकी नजरें झुक गई। मैं गांव से आई हूं ना, शायद इसीलिए मेरे सामने बैठना भी इन्हें बोझ लगता है। कुछ दिन बाद मोहित अपनी पत्नी एंजेला के साथ विदेश से भारत आ पहुंचा। एंजेला भारतीय मूल की थी। उसके माता पिता भारतीय थे, जो नौकरी के सिलसिले में विदेश बस गए थे। भारतीय संस्कार उसे हमेशा प्रिय रहे और इसी लगाव ने उसे मोहित के करीब ला दिया। जैसे ही गंगा जी ने नई बहू को देखा, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। कितनी सुंदर है, वह मन ही मन गदगद हो उठी। काजल भी उसे ऊपर से नीचे तक निहारती रह गई। सुनहरे बाल, पतली कमर, गोरा रंग, सलीकेदार कपड़े और ऊंची सैंडल, सब कुछ उसके मन को भा गया। काजल ने सबका परिचय बड़े सलीके से कराया, यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी, लेकिन जानबूझकर किरण का नाम तक नहीं लिया। जब वो एंजेला को उसका कमरा दिखा रही थी, तभी एंजेला ने पूछा, मैं कब से देख रही हूँ, ये महिला लगातार काम में लगी हुई है, सबके आगे पीछे दौड़ दौड़ कर उसे चाय पानी दे रही है, ये कौन है? काजल ने बात टालते हुए कहा, अरे छोटी भाभी, आप बैठिए ना, मैं सब बताती हूँ। फिर ऊंची आवाज में किरण को हुक्म दिया, सुनो, जाकर भाभी के लिए गरम गरम चाय बनाओ, इस सफर करके आई हैं, फ्लाइट से थकी होंगी। किरण चुपचाप रसोई की ओर बढ़ रही थी कि पीछे से काजल ने एंजेला के कान भरते हुए कहा, अरे कुछ नहीं भाभी, ये तो बड़े भैया की पत्नी है, गांव की है, गंवार सी, पढ़ी लिखी नहीं है, बस चूल्हा चौका ही जानती हैं। ना अंग्रेजी बोलने का सलीका है, न उठने बैठने की तमीज, ना कोई स्टेटस और ना ही पहनावे का ढंग। इसीलिए जितनी दूरी बनाकर रखेंगी ना इनसे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। किरण बाहर ही खड़ी थी। यह सुनकर उसका मन भीतर ही भीतर फूट फूट कर रो पड़ा। दिन भर सबकी खिदमत करते करते, हर किसी की जी हजूरी निभाते निभाते वो पूरी तरह थक कर चूर हो जाती है। फिर भी किसी के दिल में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। आखिर वह इस घर की बड़ी बहू थी, फिर भी उसकी पहचान सिर्फ काम करने वाली बाई तक ही सीमित रह गई थी। खैर, नई बहू के आगमन की खुशी में घरवाले एक भव्य रिसेप्शन पार्टी करना चाहते थे। रोहित ने हलवाई, साज सज्जा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उधर एंजेला का लगाव किरण की बेटी गुड़िया से कुछ ज्यादा ही हो गया था। वो उसके लिए महंगी महंगी विदेशी चॉकलेट, टॉफियाँ और तरह तरह के तोहफे देती। गुड़िया खिल उठती, लेकिन यह सब काजल को फूटी आंख नहीं सुहाता। वह झुंझलाकर गुड़िया के हाथ से चीजें छीन लेती तो गुड़िया रोने लगती। उसकी रुलाई सुनकर एंजेला बाहर आई। तभी काजल ने उसे बड़ी बड़ी आंखें से घूरते हुए देखा। काजल की तीखी नजरें से डर कर गुड़िया सहम गई और अपनी माँ के पीछे छुप गई। यह सब देखकर एंजेला के मन में पहली बार शक की हल्की सी लकीर उभर आई। वह अब ध्यान देने लगी थी कि किरण हर समय काम में लगी रहती है। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा चौका, खाना, सब्जी काटना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सब कुछ अकेले करती। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसकी मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता, उल्टा उसे सब खरी खोटी सुनाते। एंजेला यह सब देख रही थी, समझ भी रही थी, लेकिन वह अभी अभी इस घर में आई थी, इसीलिए चाह कर भी ज्यादा कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन एंजेला ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मुझे भी खाना बनाना सिखाइए ना, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही काजल हंसकर बीच में कूद पड़ी। अरे भाभी, आपको रसोई में जाने की क्या जरूरत है? आप इतनी सुंदर हैं, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। चलिए ना, हम नेल पेंट लगाते हैं। अभी पार्टी भी तो बाकी है ना, ऐसे काम इन्हीं को शोभा देता है। एंजेला बोली, नहीं काजल, तुम बाहर जाओ, मैं सीखूंगी। मेरे पति को भारतीय खाना बहुत पसंद है। अगर अभी सीख लूंगी तो विदेश जाकर उनके मन का बना सकूंगी। आखिर 10 दिन के लिए ही
तो यहाँ आई हूँ। फिर वह किरण के साथ रसोई में आ गई। बातों बातों में एंजेला ने किरण के जीवन का हर दर्द जान लिया। कैसे घर के लोग उससे बदतमीजी से पेश आते हैं, कैसे हर समय उसी से काम करवाया जाता है, कैसे घर की लक्ष्मी होकर भी उसका अपमान किया जाता है। एंजेला का मन भारी हो उठा। उसे साफ दिखने लगा कि इस घर में बहू को इंसान नहीं, सिर्फ एक काम करने वाली समझा जाता है। अगले दिन काजल अपनी सहेली को रिसेप्शन के लिए न्योता देने चली गई और उधर गंगा देवी भी पड़ोस की औरतों को बुलाने निकल पड़ी। घर कुछ समय के लिए खाली हो गया। इसी मौके पर एंजेला ने शॉपिंग के लिए किरण और उसकी बेटी गुड़िया को साथ चलने को कहा। किरण ने पहले मना किया, घर में अभी तक खाना नहीं बना है, लेकिन एंजेला ने किसी की नहीं सुनी। आज नहीं तो कभी नहीं भाभी, कहकर वह दोनों को साथ लिए गई। थोड़ी देर बाद जब गंगा जी घर लौटी तो जोर से आवाज लगाई, किरण जरा खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। जब कोई जवाब नहीं आया तो झल्लाकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। अरे कहाँ मर गई? तभी मोहित ने सहज स्वर में कहा, माँ, भाभी एंजेला के साथ शॉपिंग पर गई हैं। यह सुनते ही गंगा जी भड़क उठी। उस गवार को शॉपिंग पर ले गई? वो क्या खरीदेगी? क्या समझ है उसे? कहते हुए काजल अंदर आई और ताना मारते बोली, एंजेला भाभी को तो मुझे ले जाना चाहिए था भैया, इन्हें तो साड़ी लपेटने के अलावा कुछ आता ही नहीं। मोहित चुप रहा। वह इस घर की पंचायत में अपना सिर फोड़ना नहीं चाहता था। गंगा देवी की निगाहें बार बार दरवाजे पर टिक जाती। मन ही मन वो बुदबुदा रही थी, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी और खाना बनाएगी। लेकिन समय बीतता गया, किरण का कोई अता पता नहीं था। उधर एंजेला किरण और उसकी बेटी को शहर के एक बड़े मॉल में ले गई। किरण की जिंदगी में भी पहली बार मॉल आई थी। चारों ओर जगमगाती रोशनियां, शीशे की दुकानें और रंग बिरंगी भीड़ को देखकर वह हैरान भी थी और खुश भी। किरण की खुशी तो देखते ही बनती थी। वह गुड़िया को तरह तरह की आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा और बर्गर खिलाती रही। बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी, जैसे उसे कोई अलग ही दुनिया मिल गई हो। फिर एंजेला ने किरण के लिए एक बेहद खूबसूरत ड्रेस चुनी। किरण झिझकते हुए बोली, इतना महंगा मत लीजिए। लेकिन एंजेला मुस्कुरा दी, आज आप सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान है और यह सब आपके लिए है। मैं यह ड्रेस नहीं पहन सकती एंजेला, मैंने कभी सलवार सूट तक नहीं पहना। मैं तो हमेशा साड़ी में घूंघट किए रहती हूँ। मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। भाभी आप पहन लीजिए ना, मैं सब संभाल लूंगी। कब तक आप मम्मी जी के डर को सिर पर ढोती रहेंगी? एंजेला ने किरण के लिए 3-4 खूबसूरत ड्रेस दिलाई और गुड़िया के लिए भी नए कपड़े ले लिए। बाहर खाना खाकर वे आराम से घर पहुंची। उधर गंगा जी दरवाजे पर निगाहें गड़ाए बैठी थी, मानो शिकार की ताक में कोई लोमड़ी बैठी हो। जैसे वे भीतर घुसी गंगा जी बरस पड़ी, ये कोई समय है घर लौटने का? घर की औरतें क्या यूं ही रात देर तक घूमती रहती हैं? एंजेला ने कहा, मम्मी जी आप भाभी पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं ही इन्हें लेकर गई थी। गंगा जी तिलमिला उठी, क्यों लेकर गई थी? घर में इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? मेरा बुढ़ापा है, मुझसे इतना नहीं होता, दिखता नहीं तुम्हें? एंजेला ने बिना झिझक जवाब दिया, तो आपकी बेटी काजल है ना, उससे काम करवा लीजिए। वैसे भी वो तो फ्री ही बैठी रहती है। और हाँ, हम लोग पिज्ज़ा बाहर से खा कर आए हैं। आप अपनी लाडली बेटी से कहिए और खाना बनवा लीजिए। हम अब बहुत थक गए हैं, सोने जा रहे हैं। चलिए भाभी। इतना कहकर वो किरण को साथ लेकर अंदर चली गई। गंगा जी मुंह ताकती रह गई। शब्द थे पर आवाज नहीं। पीछे से काजल ने जहर घोल दिया, माँ देख रही हो, तेरी गंवार बहू के भी अब पंख निकल आए हैं। इसके साथ घूम घूम कर शॉपिंग भी कराई, बाहर का खाना भी खाई। अब हम क्या चूल्हे में जाकर पसीना बहाएं? फिर तुनक कर बोली, काजल तू ही कुछ अच्छा हल्का फुल्का खिचड़ी बना ले, मुझे बहुत भूख लगी है।
माँ, मैं किचन का काम नहीं करने वाली, चाहे तू भूखी रहे या कुछ भी हो। भैया लोग तो दोस्त के घर गए हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं भी बाहर से खाना मंगा लेती हूँ। अगले दिन एंजिला की रिसेप्शन पार्टी थी। सुबह से ही घर में चहल-पहल थी, मगर एंजिला ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, चलिए, आज आपको भी तैयार होना है पार्लर जाकर। किरण ने घबराकर हाथ छुड़ा लिया। नहीं नहीं, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी, पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। एंजिला हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे मम्मी जी को छोड़िए ना, मैं हूं ना, आप तो एंजॉय करो। आज तो तुम्हारा दिन है ना, तुम एंजॉय करो, मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत तैयार हो लूंगी। एंजला ने साफ मना कर दिया। नहीं भाभी, आज आपका भी दिन है और मुझे आपको अपने साथ लेकर ही जाना है। भैया बोलिए ना। इतने में रोहित भी बोल पड़ा, चली जाओ, इतने प्यार से कह रही है। किरण अब भी हिचकिचा रही थी। अरे भाभी, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूं ना, पेमेंट कर दूंगी। गंगा जी ने जब किरण को आवाज दी और वह घर में दिखाई नहीं दी, तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पूरा घर सिर पर उठाती हुई वह चिल्लाई। तभी मोहित ने शांत स्वर में कहा, माँ, वह एंजिला के साथ पार्लर गई है, उसे अकेलापन लग रहा था, इसीलिए मदद के लिए चली गई। यह सुनते ही काजल झल्ला उठी। वाह, इस घर में हम जैसे है ही नहीं, हर बार उसी गवार को महत्व दी जाती है। देखो, अब तो इसे भी विदेशी बनने का चस्का चढ़ गया है। रोहित बिना कुछ कहे सजावट के काम में लग गया। काजल गंगा जी से फुसफुसाकर बोली, मम्मी, अब तो आप अपने ही घर में गुलाम बनने की तैयारी कर लीजिए। दोनों बहुएं जरूर कुछ न कुछ बड़ी साजिश रच रही हैं। इधर मेहमान आने लगे थे और किरण अब तक नहीं लौटी थी। रोहित ने उसे फोन किया, जल्दी आ जाओ, मम्मी का मुंह लटका जा रहा है। उधर गंगा जी काजल से कह रही थी, मोहित कुछ दिन बाद चला जाएगा, इसके बाद इस किरण की खबर लूंगी। पैर तोड़कर बाहर न फेंका तो मेरा नाम गंगा नहीं। अभी इन्हें आने तो दो मम्मी, वैसे भी डॉलर वालों के आगे तो मुझे भी झुकना पड़ता है। तभी एंजिला का फोन आया। म्यूजिक तेज कर दिया गया। दरवाजे पर फूलों की पंखुड़ियों से रास्ता सजाया गया। जैसे ही एंजिला कार से उतरी, फूलों की बारिश होने लगी। गंगा जी गर्व से तनकर अपनी विदेशी बहू की आरती उतारने लगी। काजल ने कहा, वाह भाभी, आप तो परी लग रही हैं, एकदम गुड़िया सी। लेकिन वो कहाँ है जिसे आप साथ ले गई थी? एंजिला बोली, वो रही, गुड़िया के साथ आ रही है। किरण जैसे ही सामने आई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नई सादगी, चमक नई। आज किरण एकदम अलग ही नजर आ रही थी। कोई बोला, आज तो देवरानी जेठानी दोनों ही दुल्हन जैसी लग रही है। रोहित बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में किरण। गंगा जी अंदर ही अंदर जल भुन गई। काजल ने कान भरना शुरू कर दिया। मम्मी, देख रही हैं कैसे बेशर्मी से सजकर आई है, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ड्रेस पहनी है, घूंघट करना भूल गई है। कल को देखना कैसी आपकी इज्जत को सरेआम सड़क पर लाती है। उधर एंजिला खुश होकर बोली, भाभी, आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आपकी शादी को सालों हो गए हैं। किरण शर्मा गई। तभी अचानक से छपाक, गंगा जी ने सब मेहमानों के सामने किरण के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। किरण की आंखों से आंसू बह निकले। काजल ने कहा, ठीक क्या मम्मी, बहुत उड़ रही थी। एंजिला यह देख न सकी। उसने किरण का हाथ थाम लिया। सासू माँ, आज नहीं, आपको सबके सामने माफी मांगनी होगी। गंगा जी भड़क उठी, लेकिन एंजिला डटी रही। एक और औरत होकर दूसरी औरत का अपमान, शर्म आनी चाहिए आपको। रोहित ने बात टालनी चाहिए, पर एंजिला बोली, जब थप्पड़ सबके सामने मारा है तो माफी भी सबके सामने मांगनी होगी। गुस्से में गंगा जी किरण को घसीटने लगी। जा कमरे में साड़ी पहनकर आ, बेशर्म औरत। तभी छपाक, एंजिला ने गंगा जी के गाल पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया। सब यह देखकर हक्के बक्के रह गए। काजल के तो हाथ पैर ही कांप गए।
नई बहू का ऐसा रूप देखकर गंगा जी हैरान थी। मोहित भी खड़ा हल्के से मुस्कुरा रहा था। गंगा जी ने बदले में एंजेला को थप्पड़ मारना चाहा तो उसने गंगा जी का हाथ हवा में ही पकड़कर कहा, खबरदार, हिम्मत भी मत करना। आप जानती नहीं हूँ मैं कौन हूँ। कौन है तू? मेरे पैरों की जूती। मैं तुझे अपने पैरों की जूती बनाकर रखूंगी। तू है कौन मेरी औकात नापने वाली? मैं चाहूँ तो तुझे अपने कदमों तले रौंद कर रख दूं। विदेश से आई है तो क्या आसमान से उतरी है? हट मेरे रास्ते से। मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। जैसे ही वो थप्पड़ मारने लगी तो एंजेला चीख कर बोली, मैं पुलिस कमिश्नर हूँ और आपकी करतूतों की एक एक फाइल मेरे नज़रों के सामने खुली हुई है। वो भी किरण भाभी ने खुद सबूतों के साथ रखी हैं। कैसे आप हर बात पर उन्हें अपमानित करती हैं। कैसे भैया से कहकर पिटवाया जाता है। कभी नमक जरा सा कम हुआ, कभी देर से उठ गई, तो कभी खिलौनों के कारण लातों और गालियों से उनका अस्तित्व कुचला गया। पुलिस कमिश्नर शब्द सुनते ही गंगा जी के चेहरे की रंगत उड़ गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहित ने कहा, हाँ माँ, मैं आज ही यह सब बात आपको बताने वाला था, पर किसे पता था कि इसका पहला केस ससुराल से ही शुरू होगा। उसने एंजेला की ओर देखा। मुझे तुम पर गर्व है। वो मेरी पत्नी है और वो बिल्कुल सही है माँ। काजल का चेहरा स्याही सा काला पड़ गया। नहीं भाभी, मुझे जेल नहीं जाना है। सब माँ की गलती है। मैं तो छोटी हूँ। एंजेला आगे बढ़ी। आवाज में कानून जैसी सख्ती थी। अब कान खोलकर सुन लीजिए। अगर भाभी के प्रति किसी की उंगली भी उठी तो मामला घर में नहीं थाने में चलेगा और तब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर रोहित की तरफ मुड़कर बोली, और आप किस किस्म के पति हैं? बीवी को इंसान नहीं गुलाम समझते हैं? अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम जुल्म में साझेदार मत बनिए। शादी की है तो निभाइए। रोहित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पुलिस का नाम कानों में पड़ती गंगा जी भीतर से कांप उठी। जेल की सलाखें आंखों के सामने नाचने लगी। पल भर में गिरगिट की तरह रंग बदल गया। बहू, मुझसे गलती हो गई। अब कभी ताना नहीं दूंगी, कभी हाथ नहीं उठेगा, कसम है। वह एंजेला के पैरों में गिर पड़ी। किरण चुप खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। आज एंजेला की वजह से उसकी जिंदगी में पहली बार इज्जत और सुकून ने दस्तक दी थी। और वहीं सारे मेहमान ने एंजेला के फैसले की खूब तारीफ की और ताली बजाकर नई बहू का स्वागत करने लगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।